एवरीवन, मैं संत कुमार मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज मंडपिया। आज हम मनी एंड फाइनेंशियल सिस्टम का चैप्टर 9 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ते हैं। ये चैप्टर पहले भी अपन ने पढ़ लिया है। बैंकिंग लॉ एंड प्रैक्टिस इन इंडिया के अंतर्गत, जो अपनी दूसरी बुक है उसके अंतर्गत अपन ने पढ़ लिया है। फिर भी आज अपन इसको मोटे मोटे तौर पर देख लेते हैं। सबसे पहले आरबीआई की स्थापना की बात करें तो 1773 में वारेन हेस्टिंग्स ने जनरल बैंक ऑफ बंगाल एंड बिहार को केंद्रीय बैंक बनाने का सुझाव दिया था। इसके पश्चात 3 प्रेसिडेंसी बैंकों, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बम्बई को मिलाकर 1921 में बैंक ऑफ इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई थी। 1921 में उस समय नोट निर्गमन का कार्य भारत सरकार करती थी और साख नियंत्रण का कार्य इंपीरियल बैंक द्वारा किया जाता था। तो ये एक दोहरी प्रथा प्रचलन में हो गई थी उस समय कि नोट निर्गमन का कार्य तो भारत सरकार करें और साख नियंत्रण का कार्य इंपीरियल बैंक करें। तो इस दोहरी प्रणाली को समाप्त करने के लिए 1926 में हिल्टन यंग कमीशन ने एक अपना सुझाव दिया और उन्होंने इस दोहरी प्रणाली को समाप्त करने और देश में बैंकिंग व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने हेतु केंद्रीय बैंक की स्थापना की सिफारिश की हिल्टन यंग कमीशन में। और उसके फलस्वरूप 1934 में आरबीआई एक्ट का निर्माण हुआ और आरबीआई एक्ट के तहत आरबीआई की स्थापना की गई और 1 अप्रैल 1935 से आरबीआई ने अपना कार्य करना प्रारंभ कर दिया। तो इस प्रकार ये आरबीआई की स्थापना हुई 1 अप्रैल 1935 को। अब बात करते हैं आरबीआई की स्थापना के उद्देश्य कि किन किन कारणों की वजह से आरबीआई की स्थापना की गई या आरबीआई के कौन कौन से उद्देश्य रखे गए स्थापना करने के पीछे। पहला उद्देश्य रखा गया देश में मुद्रा तथा साख का समुचित प्रबंध करना। दूसरा, रुपए के आंतरिक एवं बाह्य मूल्यों में स्थिरता लाना। देश में जो रुपए में उतार चढ़ाव था आंतरिक मूल्य और बाह्य मूल्य में, उनमें कम से कम हो। तीसरा, देश में सुव्यवस्थित बैंकिंग का विकास। उस समय जब आरबीआई की स्थापना हुई तो उस समय बैंकिंग व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं थी, देश में बैंकिंग सुविधाओं का अभाव था। नेक्स्ट, सुसंगठित मुद्रा बाजार का विकास करना। सार्वजनिक ऋणों की व्यवस्था करना, क्योंकि उद्योग धंधे इतने अच्छे नहीं थे, फाइनेंसिंग सिस्टम इतना अच्छा नहीं था, वित्त व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं थी, तो सार्वजनिक ऋणों की व्यवस्था करना भी आरबीआई की स्थापना का उद्देश्य रखा गया। और अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को स्थापित करना। जो भी इंटरनेशनल ट्रेड किया जाता था वो आरबीआई के माध्यम से ही किया जाता था। अब तो इसका स्थान आयात निर्यात बैंक ने ले लिया है। 1982 में आयात निर्यात बैंक की स्थापना हो गई थी, उसके बाद वो इसको देखता है। आगे आरबीआई की संरचना या प्रशासनिक व्यवस्था की बात करें तो प्रशासनिक व्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया है: केंद्रीय संचालक मंडल, स्थानीय मंडल और रिजर्व बैंक के कार्यालय। केंद्रीय संचालक मंडल में 21 सदस्य होते हैं, जिसमें 1 गवर्नर, 4 डिप्टी गवर्नर और 16 संचालक होते हैं। गवर्नर की नियुक्ति 5 वर्ष के लिए की जाती है, डिप्टी गवर्नर की नियुक्ति भी 5 वर्ष के लिए की जाती है और जो 16 संचालक होते हैं उनकी नियुक्ति 4 वर्ष के लिए की जाती है। 16 संचालक कैसे बने? 16 संचालक में से 4 जो संचालक में स्थानीय मंडल से चुने जाते हैं, 10 संचालक केंद्रीय सरकार द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और 2 सरकारी अधिकारी होते हैं जिनको सरकार द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो इस प्रकार 16 संचालक होते हैं, 16 संचालक, 4 डिप्टी गवर्नर और 1 गवर्नर मिलके टोटल 21 सदस्य होते हैं। स्थानीय मंडल की बात करें तो स्थानीय मंडल 4 हैं: दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। और जो कार्यालय हैं आरबीआई के कार्यालय 4 स्थानीय मंडल में तो हैं सही, उनके अलावा विभिन्न शहरों में भी आरबीआई की शाखाएं हैं। जयपुर, बेंगलोर, अहमदाबाद वगैरह, यहाँ आरबीआई की शाखाएं हैं। और जहाँ आरबीआई की शाखा नहीं है वहाँ एसबीआई आरबीआई के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। एसबीआई बैंक। अब बात करते हैं रिजर्व बैंक के कार्य की। रिजर्व बैंक के कार्यों को 3 भागों में डिवाइड किया गया है: परंपरागत कार्य, प्रतिबंधित कार्य और प्रोत्साहन विकासात्मक कार्य। परंपरागत कार्य यानी इन कार्यों तो ये कार्य आरबीआई को करने ही होते हैं। जैसे नोट निर्गमन का कार्य, आरबीआई 1 रुपये के नोट को छोड़ के सभी नोटों का निर्गमन करता है। बैंकों के बैंक के रूप में कार्य, बैंकों के बैंक के रूप में भी आरबीआई कार्य करता है। सभी बैंकों का नियंत्रण, नियमन, उनका संचालन, उनसे संबंधित सभी समस्याओं का निराकरण आरबीआई करता है। इस वजह से बैंकों का बैंक आरबीआई को कहा जाता है। सरकारी बैंकर के रूप में कार्य, विभिन्न राज्य सरकारों एवं केंद्र सरकार की तरफ से भी आरबीआई विभिन्न प्रकार के कार्य करता है। इस वजह से सरकारी बैंकर के रूप में भी उसके द्वारा कार्य किया जाता है। विदेशी विनिमय का नियंत्रण, पहले जो भी विदेशी विनिमय होता था उसका नियमन एवं नियंत्रण आरबीआई द्वारा किया जाता है। अब यह कार्य एक्जिम बैंक करता है, जिसकी स्थापना 1982 में हुई थी। और साख नियमन एवं नियंत्रण, साख
का निर्माण तो व्यापारिक बैंक करते हैं, लेकिन नियमन एवं नियंत्रण आरबीआई द्वारा किया जाता है। आरबीआई मौद्रिक नीति के माध्यम से यह कार्य करता है। और बैंकों का एकत्रीकरण एवं प्रकाशन, समंकों का एकत्रीकरण एवं प्रकाशन। आरबीआई टाइम टू टाइम डेटा कलेक्ट करता है और उन डेटाओं को विभिन्न रिपोर्ट्स के माध्यम से प्रकाशन करता है। दूसरा है प्रतिबंधित कार्य की बात करें आरबीआई के, तो आरबीआई जमाओं पर ब्याज नहीं देता। आरबीआई किसी भी प्रकार की जमाओं पर ब्याज नहीं देता। आरबीआई न तो व्यापार कर सकता है और न ही किसी भी उद्योग में प्रत्यक्ष रूप से भाग ले सकता है। उसके व्यापार व व्यवसाय करने पर पूर्णतया रोक है। आरबीआई अंशों का क्रय नहीं कर सकता और उनकी जमानत पर ऋण भी नहीं दे सकता। नेक्स्ट है, आरबीआई न तो अचल संपत्ति खरीद कर सकता है और न ही उनकी जमानत पर ऋण दे सकता है। आरबीआई का जो तीसरा प्रकार का कार्य है वो है प्रोत्साहन एवं विकासात्मक कार्य। इसके अंतर्गत आरबीआई बैंकिंग प्रणाली का नियमन एवं विकास का कार्य करता है। विभिन्न वित्तीय संस्थाएं आरबीआई के माध्यम से कार्य करती हैं, जो निजी संस्थाएं हैं। अगला है कृषि साख का विस्तार, निर्यात साख का विस्तार। कृषि साख का विस्तार आरबीआई नाबार्ड के माध्यम से किया जाता है। निर्यात साख का कार्य अब सारा कार्य एग्जिम बैंक करता ही है। और बचतों को प्रोत्साहन, आरबीआई समय समय पर बचतों को प्रोत्साहन भी कार्य करता है, जिससे कि लोगों में बैंकिंग व्यवहार से जुड़ने की आदत बढ़े। बचतों को प्रोत्साहन, विभिन्न योजनाओं के माध्यम से बचतों को प्रोत्साहन करने का कार्य आरबीआई के द्वारा किया जाता है। प्राथमिक क्षेत्र एवं कमजोर वर्गों को ऋण, यह भी आरबीआई के द्वारा कार्य किया जाता है। इसके तहत साख की राशनिंग आरबीआई द्वारा की जाती है। साख की राशनिंग का कार्य करता है आरबीआई, जिसके द्वारा क्या होता है, प्राथमिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों को भी आसानी से ऋण उपलब्ध हो जाता है। तो ये आरबीआई के कार्य थे मोटे मोटे तौर पे 3 प्रकार के, परंपरागत कार्य, प्रतिबंधित कार्य और विकासात्मक कार्य। अब बात करते हैं रिजर्व बैंक द्वारा साख नियंत्रण किस प्रकार किया जाता है। आरबीआई मौद्रिक नीति को अपनाते हुए साख नियंत्रण का कार्य करता है। इसके अंतर्गत वह दो तरह की विधियों को अपनाता है। पहली विधि है परिमाणात्मक विधि। यह विधि संपूर्ण क्षेत्र की साख को नियंत्रित करती है। इसके अंतर्गत बैंक दर, खुले बाजार की क्रियाएं, सीआरआर और एसएलआर शामिल किए जाते हैं। इनमें वृद्धि व कमी करके आरबीआई साख को नियंत्रित करता है। बैंक दर क्या होती है? बैंक दर वह दर होती है जिस पर आरबीआई व्यापारिक बैंकों को दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध करवाता है। खुले बाजार की क्रिया से क्या तात्पर्य है? खुले बाजार की क्रियाओं से तात्पर्य है आरबीआई द्वारा साख नियंत्रण के उद्देश्य से सरकारी प्रतिभूतियों, प्रथम श्रेणी के बिलों एवं प्रतिज्ञा पत्रों के क्रय विक्रय से हैं। उनका समय समय पर क्रय विक्रय करता रहता है। तीसरा है सीआरआर, नकद कोषानुपात। प्रत्येक व्यापारिक बैंक को एनडीटीएल, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज का एक निश्चित भाग आरबीआई के पास नकद रूप में जमा कराना होता है, उसे सीआरआर कहा जाता है। यह पहले 3 से 15% के बीच निर्धारित होता था, लेकिन अब आरबीआई सीआरआर को 0 से 100% के बीच निर्धारित कर सकता है। प्रेजेंट में सीआरआर 3% के आसपास है 6 अगस्त की रिपोर्ट के अनुसार। एसएलआर क्या होता है? एसएलआर प्रत्येक बैंक को एनडीटीएल का एक भाग अपने पास तरल रूप में रखना होता है, चाहे वो कैश के रूप में रखें, गोल्ड के रूप में रखें या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के रूप में रखें। आरबीआई एसएलआर का निर्धारण 0 से 40% के बीच कर सकता है। पहले निचली दर 25% थी, जिसको आरबीआई ने 23 जनवरी 2007 को समाप्त कर दिया गया है। तो ये 4 उपकरण हैं परिमाणात्मक विधि के अंतर्गत। इनको बढ़ाकर या घटाकर आरबीआई साख को नियमन एवं नियंत्रण का कार्य करता है। दूसरे उपाय है गुणात्मक विधि। इसके अंतर्गत सीमांत आवश्यकताएं। सीमांत आवश्यकता क्या होती है? सीमांत आवश्यकता से तात्पर्य है, सबसे पहले बात करें गुणात्मक विधि क्या होती है। गुणात्मक विधि है, इसके अंतर्गत किसी क्षेत्र विशेष की साख को नियंत्रित किया जाता है, संपूर्ण एरिया की साख को नियंत्रित नहीं करता। इसके अंतर्गत पहला उपाय है सीमांत आवश्यकताएं। सीमांत आवश्यकता से तात्पर्य है किसी प्रतिभूति की जमानत का मूल्य एवं उसके बदले बैंक द्वारा उपलब्ध कराए गए ऋण के बीच का अंतर, ये सीमांत आवश्यकता कहलाती है। यानी प्रतिभूति का जमानत का मूल्य कितना है और बैंक उसके एवज में कितना ऋण उपलब्ध करवा रहा है, इन दोनों का डिफरेंस सीमांत आवश्यकता कहलाती है। साख की राशनिंग क्या है? साख की राशनिंग से तात्पर्य है आप बैंक जितना भी ऋण दे रहे हैं उसका बंटवारा करना। और बंटवारा किस प्रकार किया गया है कि जितने भी व्यापारिक बैंक हैं वो जितनी भी मात्रा में ऋण देंगे उसका कम से कम 40% ऋण या 40% साख प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को दिया जाएगा। और उसमें भी
18% ओनली एग्रीकल्चर के लिए दी जाएगी, साख जो दी जाएगी। इस वजह से ये साख की राशनिंग भी की जाती है। तीसरा है नैतिक अनुनय। नैतिक अनुनय यानी व्यापारिक बैंक साख को नियंत्रित करने के लिए व्यापारिक बैंकों से पत्राचार के माध्यम से उनसे अनुरोध कर सकता है, लेकिन जब ये सफल नहीं होता पत्राचार का माध्यम, तो आरबीआई प्रत्यक्ष कार्यवाही, कानूनी कार्यवाही उन पत्रों का हवाला देते हुए व्यापारिक बैंकों के ऊपर प्रत्यक्ष कार्यवाही कर सकता है। तो साख नियंत्रण की ये दो विधियां हैं, परिमाणात्मक विधि और गुणात्मक विधि। अब आगे बात करें रिजर्व बैंक की आलोचनात्मक मूल्यांकन की। तो आलोचनात्मक मूल्यांकन में आरबीआई की सफलताएं और असफलताओं का अध्ययन किया जाता है। सबसे पहले आरबीआई की सफलताएं की बात करें तो इसमें है मुद्रा पूर्ति में लोच बनाए रखने में सफल हुआ है। आरबीआई नोट निर्गमन के माध्यम से मुद्रा की पूर्ति को बनाए रखने में सफल हुआ है देश के अंतर्गत। दूसरा है सस्ती मुद्रा नीति। सस्ती मुद्रा नीति भी दो प्रकार की, सस्ती और महंगी, दो प्रकार की मुद्रा नीति होती है। सस्ती मुद्रा नीति जिसमें ब्याज दर सस्ती होती है, महंगी में महंगी होती है। तो आरबीआई ने देश में सस्ती मुद्रा नीति बना रखी है, ब्याज दर कम है, इस वजह से इसको सफलता के पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से देख सकते हैं अपन। सार्वजनिक ऋणों की व्यवस्था का नाश। हिनार्थ प्रबंधन की दृष्टि में सार्वजनिक ऋणों की व्यवस्था की जाती है और आरबीआई सार्वजनिक ऋणों की व्यवस्था सरकार के लिए टाइम टू टाइम करता रहा है। साख नियंत्रण नीति, जैसा कि आपने पहले पढ़ा कि आरबीआई परिमाणात्मक विधि और गुणात्मक विधि के द्वारा देश में साख नियंत्रित करता है। संगठित मुद्रा बाजार, जो भी आज अपन देख रहे हैं बैंकिंग क्षेत्र में विकास, ये सब मुद्रा बाजार के विकास या आरबीआई की सफलता का परिणाम है, क्योंकि मुद्रा बाजार को रेगुलेट करने का कार्य आरबीआई करता है। जो मुद्रा बाजार है इसका निर्णयकर्ता आरबीआई को कहा जाता है। ब्याज दरों में स्थायित्व। अब धीरे धीरे ब्याज दरों में भी स्थायित्व आने लगा है। पहले सेठ साहूकारों का वर्चस्व था, बैंकिंग संस्थाओं का अभाव था। उस समय चाही गई ब्याज दरें साहूकार लोगों से वसूल करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। ब्याज दरों में स्थायित्व देखा जा सकता है, इस वजह से इसको भी आरबीआई की सफलता में गिना जा सकता है। औद्योगिक वित्त व्यवस्था, बैंकिंग विकास, ये दो पॉइंट्स ऐसे हैं देश में औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिला है 1951 से लेकर अगर आज तक की बात करें तो औद्योगिक क्षेत्र में अपना देश काफ़ी ज़्यादा आगे हैं। इसके लिए अपन आरबीआई की भागीदारी को आवश्यक मान सकते हैं। आरबीआई समय समय पर ऋण उपलब्ध करवाता है। देश में बैंकिंग संस्थाओं का जो विकास हुआ है आरबीआई की स्थापना से लेकर आज तक जो अपन देख रहे हैं, तो ये इनको आरबीआई की सफलता के बिंदु गिना सकते हैं कि आरबीआई कहाँ तक सफल हुआ है, आरबीआई की स्थापना का उद्देश्य कहाँ तक सफल हुआ है। और आरबीआई की असफलताओं की बात करें, क्योंकि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, अगर सफलता गिनानी हो तो उसके पॉइंट, जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं उनको देख लें, और उसकी अगर आलोचना करनी है तो उसके नेगेटिव टर्म्स को भी देख सकते हैं। जैसे आलोचना में या असफलता में गिनाएं कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में आरबीआई असफल रहा है, क्योंकि आरबीआई नोट निर्गमन का कार्य करता है, तो कभी कभी इतनी ज़्यादा मात्रा में नोट निर्गमन हो गया कि मुद्रास्फीति की स्थिति आ गई, तो उस समय उनको कंट्रोल करने में आरबीआई नियंत्रित असफल रहा है। असंगठित मुद्रा बाजार, अभी भी इतनी बैंकिंग संस्थाओं होने के बावजूद भी देश में असंगठित मुद्रा बाजार चल रहा है, तो इसको भी एक आरबीआई की असफलता के रूप में गिनाया जा सकता है। बैंकिंग सुविधाओं की अपर्याप्तता, वैसे तो बैंकिंग सुविधाएं काफ़ी हद तक अच्छी हैं और विकसित हो चुकी हैं देश में, लेकिन फिर भी ऐसे गांव हैं जहां बैंकिंग संस्थाओं का अभाव है। 5-5, 7-7, 10-10 किलोमीटर कोई बैंकिंग शाखा नहीं है, तो इस पॉइंट्स को अपन गिना सकते हैं कि अभी भी देश में बैंकिंग सुविधाओं का अभाव है। रुपये के आंतरिक मूल्य में अस्थिरता दिखाई दे रही है। विकसित बिल बाजार का अभाव है देश में, जैसे कि जो लंदन, न्यूयॉर्क, उन देशों में जो विकसित देश हैं वहाँ जो विकसित बिल बाजार हैं, समाशोधन गृह हैं, स्वीकृति कटौती गृह हैं, स्वीकृति गृह हैं, तो उनके कंपैरिजन में अभी भी अपने देश में विकसित बिल बाजार का अभाव है। और ब्याज दरों में भिन्नता, अभी भी जो विभिन्न लोन दिए जाते हैं, ऋण दिए जाते हैं, उनमें विभिन्न प्रकार की ब्याज दरों को सामना करना पड़ता है ऋणी को, तो अभी भी एक रूपता नहीं है ब्याज दर में। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनके बिहाफ पे अपन कह सकते हैं कि आरबीआई अभी भी पूर्णतया सफल नहीं है, या कि आरबीआई की असफलता को गिनाया जा सकता है। धन्यवाद।